Assalamu alaikum, dear students and friends. I am Qudratullah in front of you with the new topic of this chapter respiration from class second year. And the topic of this chapter is the control of breathing, right? हम इसमें फोकस करेंगे कि ब्रीथिंग को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं. सो ब्रीथिंग इज एक्चुअली द इनवॉलंटरी प्रोसेस. ये क्या है? ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, यानी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, right? But in some cases this breathing may be controllable voluntary for some time. कुछ टाइम के लिए वॉलंटरी हो सकता है, सच लाइक किस कंडीशन में? स्पीच. ठीक है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें यह हो सकता है. इसी तरह स्नीजिंग, ठीक है, चींग की हालत में, या कफिंग, राइट? कफिंग की हालत में ये क्या हो सकता है? ये वॉलंटरी नेचर हो सकता है. बट और कुछ कंडीशन में स्वेलिंग के दौरान, मतलब आप जब खुराक खा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आप ब्रीथिंग को या इनहेलेशन को स्टॉप कर सकते हैं. बट दैट में लीड्स टू वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस सच लाइक एपीनिया, राइट? एपीनिया इज एक्चुअली द स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग फॉर अ वाइल. अगर हम एक टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ब्रीथिंग को स्टॉप कर ले ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर और स्वेलिंग फूड या ईटिंग फूड, ठीक है, या कोई और तरीके से, या कोई और मतलब पार्ट की वजह से या और कंपोनेंट की वजह से अगर हमारी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए तो उसको हम कहते हैं एपीनिया. उसको हम क्या नाम देते हैं? एपीनिया का नाम देते हैं. ब्रीथिंग को अगर हम देख लें तो जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में, ओके, न्यू बॉर्न बेबी, उसमें हमारे पास 30 to 60 टाइम्स पर मिनट होते हैं, राइट? उसमें जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म होता है वो 30 to 60 टाइम पर मिनट होता है. इसी तरह अर्ली चाइल्डहुड में हमारे पास क्या होते हैं? 20 to 40 टाइम्स पर मिनट, यानी उसका जो ब्रीथिंग मैकेनिज्म है वो 20 to 40 टाइम पर मिनट होता है. लेट चाइल्डहुड में फिर क्या होगा? लेट चाइल्डहुड में होगा 15 to 25 टाइम्स पर मिनट. और जब ये एडल्ट होगा तो एडल्ट में ऑलमोस्ट होगा 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, राइट? हमारे पास 4 स्टेजेस में इसकी ब्रीथिंग मैकेनिज्म जो है वो चेंज होती जा रही है. न्यूबॉर्न बेबी में मैक्सिमम होगा, ठीक है, इसी तरह फॉलोड बाय अर्ली चाइल्डहुड, देन लेट चाइल्डहुड एंड एडल्ट में. अभी मेरे बॉडी में लेट्स सपोज 12 से लेके 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथिंग मैकेनिज्म हो रही है. अभी ब्रीथिंग को हम इनवॉलंटरी एक्टिविटी कहते हैं. एंड ब्रीथिंग, आप लोगों को द वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि वर्ड रिस्पिरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम रेस्पिरेशनम, which is a Latin word, and that Latin word means breathing. लेकिन breathing को हम actually divide करते हैं 2 major parts में. एक को हम कहते हैं inhalation या inspiration, and the second is named as a exhalation, right, या expiration, right? इसको आप inspiration भी नाम दे सकते हैं, right? Means getting in of air, and this is expiration, the removal of air containing a huge amount of carbon dioxide, and this containing a huge amount of oxygen. यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अभी हमारे बॉडी में ऐसा कुछ खास मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से ये इनवॉलंटरी एक्टिविटी रेगुलेटेड है. तो इसके लिए अल्लाह जल्ला शानू ने हमारे बॉडी में के ब्रेन में जो वो है, ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास इसके 3 पार्ट्स होते हैं. हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें हमारे पास सेरिब्रम सेरिबेलम होता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस हाइपोकैम्पस में, और ये एमिग्डाला भी पाए जाते हैं. इसके साथ साथ पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं. और सेकंड कंपोनेंट जो हमारे पास इसका होगा
जो मिड ब्रेन जिसको हम कहते हैं, उसमें सुपीरियर एंड इंफीरियर कुलकुलाइज पाए जाते हैं। और थर्ड पार्ट जो है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं, उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, एक को हम नाम देते हैं पोन्स, और दूसरे को हम नाम देते हैं सेरिबेलम। सॉरी, फर्स्ट में सेरिबेलम नहीं होता, फर्स्ट में हमारे पास सेरिब्रम होता है। अगर आपने लोगों ने सेरिबेलम को सुना होगा तो दैट इज सेरिब्रम, राइट, सेरिब्रम होता है। इसी तरह उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ट्राइनसेफेलान और डाइनसेफेलान में। ट्राइनसेफेलान कंटेन सेरिब्रम and olfactory lobe या olfactory bulb. Diencephalon is divided into 6 parts: thalamus, hypothalamus, hippocampus, amygdala, pineal body and pituitary gland. इसी तरह मिड ब्रेन, सुपीरियर एंड इंफीरियर कुलकुलाई, और जो हाइंड ब्रेन होगा that is pons, cerebellum and medulla oblongata. So in our body, Allah Jalla Shanu created medulla oblongata in a hind brain. This medulla oblongata is responsible for the mechanism of breathing, राइट। सो दिस मेडुला ओब्लांगेटा का जो वेंट्रल सरफेस होता है, जो कि इनर सरफेस की तरफ पाया जाता है, दैट इज नेम्ड एज द इंस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, जो वेंट्रल पोजीशन है, राइट, द वेंट्रल सरफेस, that is named as the inspiratory center. Means this ventral position have the ability to maintain, to increase the inspiration, जो कि हमारे बॉडी के इंस्पिरेशन को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, उसको हम नाम देते हैं इंस्पिरेटरी सेंटर। लेकिन जब इंस्पिरेशन ज्यादा हो गई तो अभी इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी ने निकालना भी है, रिलीज भी करना है, तो इसी मेडुला ओब्लांगेटा का जो लेटरल और डार्सल सरफेस होता है, ठीक है, लेटरल एंड डार्सल यानी साइड वाइज पोजीशन जो होगा, दैट इज एक्सपिरेटरी सेंटर। वो क्या होगा, वो एलिमिनेट करेगा, उस बाई प्रोडक्ट कंपोनेंट्स को बॉडी से एलिमिनेट करेगा, वो उस टॉक्सिक ऑक्सीजन उस टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट करेगा। दैट्स व्हाई दैट इज नेम्ड एज द एक्सपिरेटरी सेंटर। यहां तक क्लियर हो गया, उसको हम नाम देते हैं एक्सपिरेटरी सेंटर। और इसी तरह ब्रेन कंट्रोल के साथ साथ इसमें हमारे पास 2 टाइप ऑफ मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी मसल्स। प्राइमरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि इंस्पिरेशन में डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं, यानी थोरेसिक स्पेस जो है, ठीक है, इंट्राथोरेसिक स्पेस में हमारे लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये थोरेसिक स्पेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, यानी उसकी साइज को या तो इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो डायाफ्राम है वो उसकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, जो कि डोम शेप स्ट्रक्चर अपीयर करता है, राइट, और उसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, डायाफ्राम एंड सो हमारे पास प्राइमरी मसल 2 पाए जाते हैं, डायाफ्राम, राइट, डायाफ्राम एंड intercostal muscle, right, intercostal muscle. We have 2 type of muscle. Both of these muscles are actually very important objective, the very important objective. Both of these muscles are skeletal muscle, right. ये हमारे पास क्या कौन से मसल पाए जाते जो होते हैं, both of these are actually skeletal muscle. एंड स्केलेटल मसल के मुतालिक आप लोगों ने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा बुक्स में, कि स्केलेटल मसल हमारे बॉडी के वो वाहिद मसल हैं जिसको फटीग महसूस होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात कर लें डायाफ्राम की, तो उसको फटीग इतना नहीं होता, सच लाइक और मेरे पार्ट की मसल, सच लाइक मैं एक्सरसाइज कर लूँ तो मुझे फटीग ज़्यादा होती है, ठीक है, गेम ज्यादा खेले आपको फटीग ज्यादा होती है। लेकिन हमारे बॉडी में ये मैकेनिज्म मुसलसल स्टार्ट होती है, चाहे आप नींद की हालत में भी हमारे बॉडी में ये मैकेनिज्म होती है। लेकिन इसने कभी भी आपको डायफ्राम ने नहीं कहा है कि नहीं मुझे कुछ खिलाओ, मतलब मुझे कुछ पैसे में से दे दे, मुझे फटीग हो रही है, मैंने अपने लिए कुछ दवाई। हाँ, ये है कि मतलब सेहत का ख्याल हमने रखना चाहिए, ठीक है, बैलेंस डाइट करना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। तो प्राइमरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन थोरेसिक स्पेस पे इफेक्ट करते हैं, और हमारे पास जो एक्सेसरी मसल्स हैं मींस दीज आर द हेल्पर्स,
वो क्या है, वो हेल्पर है। वो प्राइमरी मसल को एक्सेस करेंगे, सच लाइक स्केपुलर मसल ये वाले एंड पेक्टोरल मसल ये, ठीक है। तो ये पेक्टोरल मसल एंड स्केपुलर मसल, दीज आर नेम्ड एज द एक्सेसरी मसल्स फॉर द प्राइमरी मसल्स। सो नाउ हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। कल भी एक स्टूडेंट हमारा अपना क्रेडिट कॉलेज रसमत का स्टूडेंट साकिब निसार, yes, and he's now a student of class 10, but mashallah he's a very mature guy, and he asked me a question in my through my WhatsApp, and he told me that, sir, why medulla oblongata is responsible for transmitting impulse to the प्राइमरी मसल्स, क्यों ये मतलब इम्पल्स की ट्रांसमिशन उसकी बॉडी में होती है। एंड एट द सेम टाइम दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड बाय अ कैडेट फ्रॉम a student which was from the Vana Cadet College। लेकिन मैंने उसको जवाब दिया कि बस ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उस वक्त एनी हाउ जो भी है। लेकिन अभी आप लोगों को मैं इसका आंसर बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी में जो मेडुला ओब्लांगेटा है ये उसको इंपल्स ट्रांसमिट करते हैं, एंड दिस इंपल्स आर इन टू फॉर्म, ठीक है। टू टाइप ऑफ इंपल्स को ये ट्रांसमिट करते हैं, और उन टू टाइप ऑफ इंपल्स में हमारे पास क्या होगा उसमें, तो ये टू टाइप ऑफ नर्व्स इससे अपीयर होते, एराइज होते हैं, और उन टाइप ऑफ नर्व्स को हम नाम देते हैं, द फर्स्ट वन इज नेम्ड एज द इंटरकोस्टल नर्व्स, राइट। इंटरकोस्टल नर्व्स एज द नेम इंडिकेट कि इट विल लीड्स टू द इंटरकोस्टल मसल। और ये इंटरकोस्टल मसल कहाँ पर पाई जाती है, हमारे रिब्स जो होते हैं इसके दरमियान जो गोश्त होती है उसको हम इंटरकोस्टल मसल का नाम देते हैं। इसी तरह एक और नर्व भी है जिसको हम नाम देते हैं फ्रेनिक नर्व्स, राइट, फ्रेनिक नर्व। और इस फ्रेनिक नर्व का जो स्पेसिफिक पोजीशन है दैट इज सर्विकल वर्टिब्री नंबर 3 टू सर्विकल वर्टिब्री नंबर 5, एंड दिस फ्रेनिक नर्व्स ओपन इनटू अ डायाफ्राम, राइट। ये डायाफ्राम में ओपन होगा, ये डायफ्राम तक लीड्स कर सकता है। तो नाउ द क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाई दिस नर्व्स मूव्स, ये क्यों राइज होते हैं। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसका जवाब क्या होगा हमारे पास कि हमारे ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मतलब जब मुसलसल हमारे बॉडी से क्या होगा, रिस्पिरेशन होगी, तो रिस्पिरेशन में हमारे पास उस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनती है जिसको हम रिस्पिरेशन मैकेनिज्म कहते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बॉडी से निकालना होगा, क्यों, क्योंकि दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस। ये क्या है, टॉक्सिक गैस है। ये हमारे ब्लड पीएच को रिड्यूस कर सकता है, हमारे ब्लड पीएच को रिड्यूस करता है। तो जैसे ही हमारे ब्लड पीएच रिड्यूस होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन को ये डिटेक्शन आती है। जैसे ही ये डिटेक्शन ब्रेन को आती है कि ब्लड पीएच डिक्रीज हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये मेडुला को मैसेज देगा कि आप अभी इंटरकोस्टल नर्व और फ्रेनिक नर्व को रिलीज करें। जैसे ही वो इंटरकोस्टल और फ्रेनिक नर्व को रिलीज करेंगे तो डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दोबारा कंट्रैक्ट होंगे, और उसकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से फिर क्या होगा, एक्सपिरेशन ऑफ द बॉडी होगी। यहां तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास इसमें डोम शेप अपीयर होगी इन केस ऑफ द इंस्पिरेशन पर्पसेस, क्यों, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो होगी वो डिपॉजिट होगी। तो ये था आज का लेक्चर। कल इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।